नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने 2254 वैकेंसीज घोषित की हैं जिनकी परीक्षा आईबीपीएस के माध्यम से होगी। और ये वैकेंसीज हैं प्रदेश के 38 कोऑपरेटिव बैंकों में से 35 कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि जिनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं, उनमें बैंकिंग सहायक और कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स और इन बैंकों से संबद्ध एसोसिएटेड जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं हैं या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें पदस्थ किए जाने वाले सोसाइटी मैनेजर्स या समिति प्रबंधकों के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको मैथ्स, अंग्रेजी या कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज का जो वीडियो है मैं आपको इस वीडियो में सिस्टम समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है प्रदेश का, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है प्रदेश का, ये कितने टीयर का है और ये किस तरह से काम करता है। और ख़ासतौर पर इसलिए भी कि मैंने कई वीडियो देखे जिसमें जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो ये पूछ रहे थे कि सोसाइटी मैनेजर्स क्या काम करते हैं और उनका वेतन कितना होगा वगैरह वगैरह। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की बात और समझते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को और समझते हैं कि ये जो विज्ञापन है इसमें आपके लिए क्या मैसेज है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश की सहकारी साख संरचना यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर थोड़ा समझते हैं मध्य प्रदेश का। इससे आपको बैंकिंग सहायक और सोसाइटी मैनेजर के जो रोल्स हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक है या अपेक्स बैंक जिसको बोलते हैं। हर स्टेट में एक राज्य सहकारी बैंक होता है और हर स्टेट में उस राज्य सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक से एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक होते हैं। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की संख्या 38 है, 38 है। हालांकि ये जो एग्जाम हो रहा है ये 35 बैंकों के लिए हो रहा है और इस एग्जाम में अपेक्स बैंक के लिए कोई भी इनकम्बेंट की वैकेंसी शामिल नहीं है। अब ये जो बैंक हैं 38 और जिले हैं हमारे पास 52। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो 38 बैंक हैं, 38 डीसीसीबीज हैं, ये सारे 52 जिलों को कैटर करते हैं। संख्या में अंतर इसलिए है क्योंकि जिले में से कई बार कार्व आउट करके दूसरे जिले बनते रहते हैं, लेकिन बैंकों को हम फर्दर बाइफरकेट नहीं करते हैं या बैंकों को उतना क्विकली दो भागों में नहीं बांटा जाता है। तो मैं आपके सामने ऐसे जिले रखना चाह रहा हूं जहां पर दो या दो से ज्यादा जिले किसी एक स्पेसिफिक बैंक से एसोसिएटेड हैं या संबद्ध हैं या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मुरैना की अगर हम बात करें तो मुरैना और श्योपुर कला दोनों जो जिले हैं वो मुरैना बैंक से, गुना और अशोकनगर जिला दोनों जिले गुना बैंक से, सीधी और सिंगरौली ये दोनों जिले बैंक सीधी से, खरगोन और बड़वानी ये दोनों जिले खरगोन बैंक से, खंडवा और बुरहानपुर ये दोनों जिले खंडवा बैंक से और होशंगाबाद और हरदा ये दोनों जिले होशंगाबाद बैंक से, मंडला और डिंडौरी ये दोनों जिले मंडला बैंक से, जबलपुर और कटनी ये दोनों जिले जबलपुर बैंक से और शहडोल, अनूपपुर और उमरिया ये तीनों जिले शहडोल बैंक से, मंदसौर और नीमच ये दोनों जिले मंदसौर बैंक से, झाबुआ और अलीराजपुर बैंक झाबुआ से, शाजापुर और आगरमालवा बैंक शाजापुर से और टीकमगढ़ और निवारी ये दोनों जिले बैंक टीकमगढ़ से अपने अपने जिलों में कृषकों की सेवाओं की पूर्ति करते हैं। ओके, अब हर बैंक से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अर्थात पैक्स, तो हर डीसीसीबी से पैक्स संबद्ध होती हैं या एसोसिएटेड होती हैं। मैं अगली स्लाइड में आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस स्पेसिफिक बैंक से कितनी पैक्स संबद्ध हैं। और ऑब्वियसली अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुरैना की बात करूं और फिर मुरैना से दो जिले संबद्ध हैं, मुरैना और श्योपुर कला, तो मुरैना जिले में अलग नंबर ऑफ पैक्स होगा, श्योपुर कला में अलग नंबर ऑफ पैक्स होगा। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ पैक्स इन मुरैना एंड श्योपुर कला, ये जो टोटल नंबर होगा ये बैंक मुरैना से अपने कार्यों की पूर्ति करेगा। ओके, तो अब अगर संख्या की बात करें तो हम इन्हीं 35 बैंकों की बात कर रहे हैं जिन 35 बैंकों के लिए बैंकिंग सहायक और समिति सेवकों यानी कि समिति प्रबंधकों के लिए ये एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। हम इन्हीं 35 बैंकों की बात करते हैं। तो बालाघाट में 126 बैंक, छिंदवाड़ा में 146, जबलपुर में 121, मंडला में 87, नरसिंहपुर 104 एंड सो ऑन। स्लाइड आपके सामने है। इन 35 बैंकों में 4150 पैक्स हैं, लेकिन ओवरऑल 38 बैंक्स, एक्चुअली जो 3 बैंक्स इसमें छूटे हुए हैं वो मैं आपको नाम बता देता हूं, लेकिन 38 बैंक्स में 4536 पैक्स हैं। ओके,
और जो 3 बैंक छूटे हुए हैं उसमें पूरा चंबल संभाग छूटा हुआ है। चंबल संभाग में 2 बैंक आते हैं, भिंड एवं मुरैना, अर्थात 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और शिवपुर कला। तो ये दोनों बैंक इसमें नहीं है, ना भिंड बैंक है ना मुरैना बैंक है। और मुरैना बैंक में ऑब्वियसली 2 जिले आते हैं, मुरैना जिला आता है और शिवपुर कला जिला आता है। और तीसरा बैंक जो छूटा हुआ है वो है दतिया। तो 3 बैंक इसमें प्रशासनिक कारणों से छोड़े गए हैं। ओके, और एक बात आपको जरूर ध्यान रख लेनी चाहिए कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं पैक्स में सोसाइटी मैनेजर की, वो 1358 हैं। तो वैकेंसीज 1358 हैं और टोटल पैक्स की संख्या अगर हम बात करें वो 4150 है। तो इसको आपको समझ लेना चाहिए कि हर पैक्स में कोई वैकेंसी नहीं है, सेलेक्टेड पैक्स में वैकेंसीज है। ओके, यहाँ पर हमारे सामने कुछ प्रश्न उठते हैं जो मैंने अभी आगे आप स्लाइड में लिखे हुए हैं, और फिर क्रमवार में ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। So let us start with some FAQs, frequently asked questions. पहला है कि DCCB और पैक्स क्या करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बैंकिंग सहायक और सोसाइटी प्रबंधक की नियुक्ति के स्थान क्या होंगे, उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या होंगी। तीसरा क्वेश्चन है वेतन की संरचना क्या होगी बैंकिंग सहायक और समिति प्रबंधक की। चौथा क्वेश्चन है योग्यता सह विकल्प यानी मेरिट कम चॉइस के आधार पर जब आप नियुक्त होंगे बैंकिंग सहायक के रूप में खास तौर पे, तो एक बैंक अगर आपको आवंटित हो जाएगा तो ऐसे आवंटन के पश्चात एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरण क्या संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बैंकिंग सहायक और सोसाइटी प्रबंधक के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होगी। वहां मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में क्या स्थानांतरण संभव होगा एक बैंक से दूसरे बैंक। यहां पर मैं कह रहा हूं कि बैंकिंग सहायक और सोसाइटी प्रबंधक के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होगी। इन दोनों में अंतर है, और अंतर क्या है वो मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम लोग इस 2 क्वेश्चन पे बात कर रहे होंगे। छठा क्वेश्चन है कि यदि कोई डिस्प्यूट अराइज कर जाता है आपके, यानी कि जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है, जब आपको नौकरी मिल जाती है या तो बैंकिंग सहायक या सोसाइटी प्रबंधक के रूप में, और आपके और संबंधित बैंक के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट या विवाद, सेवा विवाद से आशय है, यदि कोई सेवा विवाद, मैं लिख ही देता हूं इसको सेवा विवाद, तो यदि आपके और आपके संबंधित बैंक के बीच में यदि कोई सेवा विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसको कौन डिसाइड करता है, मतलब आप किस कोर्ट में जाएंगे और अपील के क्या प्रावधान होंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो संबंधित बैंक जिसका मैं रेफरेंस ले रहा हूं ये आपका नियोक्ता है, आपका एम्प्लॉयर है। तो पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी बैंक और आपके बीच में डिस्प्यूट होगा, सेवा डिस्प्यूट, सर्विस डिस्प्यूट, सेवा विवाद, तो आप कहां लेकर जाएंगे। और आखिरी जो पॉइंट है, आप और भी पॉइंट ले सकते हैं, मैं भी आपको अपना टेलीग्राम आईडी देने जा रहा हूँ इस क्लास के बाद। आप मुझे निश्चित रूप से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आखिरी क्वेश्चन हमारे लिए है कि मध्य प्रदेश में पैक्स और DCCB में कंप्यूटराइजेशन की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। इन सब प्रश्नों पर एक एक करके बात करते हैं, शॉर्ट में, संक्षेप में समझते हैं पैक्स और DCCB क्या करते हैं। पैक्स का कार्य होता है अपने सदस्य कृषकों को उनकी कृषि ऋण, लेकिन कौन सा कृषि ऋण, अल्पकालीन, अर्थात जिसकी उम्र 1 वर्ष हो, अल्पकालीन कृषि ऋण की पूर्ति करना, की आवश्यकता की पूर्ति करना। ओके, करेक्ट। अब इस ऋण के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है कैश और एक हो सकता है काइंड। कैश में तो कोई आपको डाउट नहीं है, कैश समझने में। काइंड में ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है खाद, फर्टिलाइजर, ठीक, और फर्टिलाइजर के बाद में बीज वगैरह। तो एक काम तो ये हुआ पैक्स का। दूसरा काम हुआ PDS की दुकानें चलाना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन। तो PDS की दुकानें ऑब्वियसली रूरल एरिया में, पैक्स जो हैं वो सब रूरल एरिया में होती हैं। तो रूरल एरिया में PDS की दुकानें चलाना और वहां के जो मेंबर हैं उनको PDS का सामान देना। ओके, नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिक्योरमेंट यानी उपार्जन। उपार्जन, प्रिक्योरमेंट करना, किसका प्रिक्योरमेंट करना, गेहूं, धान, दालें आदि। सिंपल।
और अब एक और काम जो पैक्स को दिया जाने का विचार चल रहा है वो है इनको, यानी पैक्स को बहुउद्देशीय प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, मल्टीपर्पज। तो चूंकि पैक्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है या सहकारी संस्था है, तो हर सहकारी संस्था के उपनियम होते हैं, उपनियम या बाईलॉज होते हैं। और अभी जो पैक्स के मतलब एग्जिस्टिंग बाईलॉज हैं जिसमें ये सारे काम लिखे हुए, मतलब जो पैक्स के जो उद्देश्य हैं जिसमें ये काम लिखे हुए हैं, इनके स्थान पर भारत सरकार द्वारा नए मॉडल बाईलॉज बहुत जल्दी प्रभावी किए जा रहे हैं देश भर की सारी पैक्स के लिए। और इस कार्य हेतु सभी राज्यों से सलाह मांगी गई है। तो जैसे ही ये मॉडल बाईलॉज भारत सरकार से प्राप्त होते हैं तो ये प्रभावी किए जाएंगे प्रदेश की पैक्स में, और उसमें बहुत तरह के मल्टीफेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं उद्देश्यों में। ओके, तो ये हुआ बहुत संक्षेप में पैक्स क्या कार्य करते हैं। और ऑब्वियसली पैक्स को इन सब कार्य करवाने में, यानी कि एग्जीक्यूट कराने में, क्रियान्वित कराने में सोसाइटी मैनेजर की सबसे अहम भूमिका होती है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पैक्स चूंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसलिए हर पैक्स का अपना एक संचालक मंडल और एक अध्यक्ष होता है, अर्थात निर्वाचित संचालक मंडल और ऐसे संचालक मंडल पर एक अध्यक्ष। ओके, अब अगला प्रश्न आता है कि डीसीसीबी क्या करते हैं। तो डीसीसीबी दो तरह का काम करते हैं। एक तो ऑब्वियसली अगर हम डीसीसीबी एज बैंक बात करें तो एक तो ये बैंकिंग करते हैं, मतलब यहाँ पर कॉमन सिटीजन अपना खाता खोल सकता है, एफडी जमा करा सकता है एंड सो है ना। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है वित्त पोषण। तो वित्त पोषण किसका? वित्त पोषण यानी के फाइनेंसिंग। किसकी फाइनेंसिंग? ऑब्वियसली इससे संबद्ध, इस डीसीसीबी से संबंध जो पैक्स हैं, जो इसका ऋण का डिस्बर्समेंट कर रही हैं अपने फार्मर्स को, उसके लिए वित्त पोषण का कार्य करता है। डीसीसीबी भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसलिए इसका भी अपना एक संचालक मंडल और एक अध्यक्ष होता है। तो मेरे ख्याल से इस वाला पॉइंट से आपको इसके आंसर से क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ प्लेसमेंट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैंकिंग असिस्टेंट्स एंड ऑफ सोसाइटी मैनेजर। तो इसको समझिए कि अगर हम पहले बैंकिंग सहायक की बात करें तो इसकी जो पोस्टिंग रहेगी बैंकिंग सहायक की, ये डीसीसीबी हेडक्वार्टर्स, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, ये आपको पता ही है। मैंने पिछली स्लाइड में आपको डीसीसीबी के नाम बताए थे कुछ स्लाइड पहले, जहां पर मैंने आपको पैक्स की संख्या बताई थी। तो 35 डीसीसीबी की हम लोगों ने बात की थी। तो ये जो डीसीसीबी हेडक्वार्टर है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, लेकिन हर डीसीसीबी की अपनी ब्रांचेस होती हैं और ये ब्रांचेस सब अर्बन एरियाज में, तहसील एरिया में यहाँ पर होंगी, यानी कि तहसील हेडक्वार्टर पर होंगी या ब्लॉक हेडक्वार्टर पर होंगी ये ब्रांचेस, या सब अर्बन एरिया में होंगी। तो ये जो बैंकिंग सहायक होंगे ये या तो डीसीसीबी हेडक्वार्टर में पोस्ट होंगे या उस बैंक की ब्रांच में पोस्ट होंगे। वेरी सिंपल। और अगर हम सोसाइटी प्रबंधक की बात करें तो निश्चित रूप से सोसाइटी प्रबंधक का जो एम्प्लॉयर होगा वो डीसीसीबी होगा, लेकिन सोसाइटी प्रबंधक की जो पोस्टिंग होगी वो पैक्स में होगी, और जो पैक्स के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो रूरल लोकेशंस पर होते हैं, ग्रामीण स्थानों पर होते हैं, रूरल लोकेशंस। Most of the PACs have their headquarters in rural areas. Simple. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं भूमिका की। तो सोसाइटी मैनेजर की भूमिका तो आपने पिछली स्लाइड में समझी। सोसाइटी क्या काम करती है, उस सारे काम को एग्जीक्यूट कराने का काम जो होता है वो सोसाइटी प्रबंधक का होता है। और बैंकिंग सहायक का काम है बैंक की जो गतिविधियां हैं, बैंक की जो कार्यवाहियां हैं, बैंक के जो प्रोसेसेस हैं उनको करना। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सारे बैंक्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में कोर बैंकिंग लागू है, कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस लागू है। तो कोर बैंकिंग सिस्टम लागू होने से बैंकिंग का सारा काम कंप्यूटर्स के माध्यम से होता है। तो जो बैंकिंग सहायक है उसी के लिए कंप्यूटर्स की पढ़ाई इसीलिए एग्जाम के क्यूरिकुलम में अनिवार्य की गई है। तो भूमिका भी आपको क्लियर हुई, नियुक्ति भी क्लियर हुई, और जिम्मेदारियां ऑब्वियसली पैक्स के अगर हम समिति प्रबंधक की बात करें तो उसके काम से संबद्ध जिम्मेदारियां आप समझ गए होंगे।
जो फार्मर मेंबर्स हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं कि फार्मर कोई नया कृषक सोसाइटी में आया है और उसको लोन लेना है, तो ऑब्वियसली आप पैक्स जो होगी वो सबसे पहले उसको अपना मेंबर बनाएगी। तो मेंबर बनाने का जो काम है उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी समिति प्रबंधक या सोसाइटी मैनेजर की होगी। इसके बाद उसका लोन डिसबर्समेंट, उसके खातों में प्रविष्टि और उपार्जन के काम, पीडीएस के काम, इन सब को जिन गाइडलाइंस के अनुसार या जिस समय सीमा में प्रशासन चाहे उस समय सीमा में पूरा करना, ये जिम्मेदारी होगी सोसाइटी प्रबंधक की। यहाँ पर ये जानना भी बहुत जरूरी है कि प्रदेश की बहुत सारी पैक्स, खासतौर पर मालवा एरिया की जो पैक्स हैं या भोपाल डिवीजन में जो पैक्स हैं, वहां पर ऑलरेडी कंप्यूटराइजेशन हो चुका है लोकल लेवल। लेकिन अभी भारत सरकार की एक नई योजना पैक्स कंप्यूटराइजेशन के लिए आई है, देश भर के लिए आई है। भारत सरकार की इस योजना के तहत लगभग 63,000, देश भर की पैक्स की बात कर रहा हूं, लगभग 63,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन होना है। और इसलिए भी बहुत आवश्यकता है कि जो सोसाइटी मैनेजर्स जो रिक्रूट होंगे इस एग्ज़ाम के ज़रिए, उनको कंप्यूटर्स का अच्छा खासा ज्ञान हो। इसलिए भी कंप्यूटर्स को सोसाइटी मैनेजर्स के लिए जो करिकुलम है उसमें अनिवार्य किया गया है। तो परंतु एक बात निश्चित रूप से समझने की है कि मैनुअल सिस्टम में जब हम लोग काम करते हैं तो वो ज़्यादा जटिल होता है और मैनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में बहुत समस्या आती है। लेकिन पैक्स के कंप्यूटराइजेशन होने के पश्चात ऐसी समस्याएं बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, एक जनरल आइडिया लग गया होगा आपको कि बैंकिंग सहायक और सोसाइटी प्रबंधक का नियुक्ति का स्थान, भूमिका और जिम्मेदारी क्या होगी। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। वेतन संरचना क्या होगी सोसाइटी मैनेजर की और समिति प्रबंधक की? दोनों की वेतन संरचना समान होगी। जो पे स्केल है दोनों का, ऑब्वियसली वो अलग अलग बैंक में डिफरेंट है। मैं आपको अगली स्लाइड में थोड़ा समझाता हूँ कि ऐसे बैंक्स जहाँ 5वां वेतन आयोग लगा हुआ है वो कौन से हैं, ऐसे बैंक जहाँ 6ठा, और ऐसे बैंक जहाँ 7वां वेतनमान लगा हुआ है वो बैंक्स कौन से हैं। ध्यान रखिए कि अधिकतर बैंकों में 7वां वेतनमान लगाया जा चुका है। तो ये दृष्टिगत रखते हुए कि कुछ बैंक में 5वां है, कुछ में 6ठा और मेजॉरिटी में 7वां है, हम ये मान सकते हैं कि जो सैलरी होगी वो लगभग लगभग मानिए कि 20,000 पर मंथ से लेकर लगभग 32,000 मान सकते हैं, यहाँ तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पे स्केल द बैंक इज हैविंग। ओके, तो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। और मैं अभी आपको अगली स्लाइड में बता देता हूँ कि कौन कौन से बैंक में कौन कौन सा वेतनमान लगा हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन में भी है, मैंने यहाँ सिर्फ वही नोटिफिकेशन से उतारा है कि रीवा और सीधी में 5वां वेतनमान है, ग्वालियर, भोपाल, रायसेन, सतना, पन्ना और टीकमगढ़ में 6ठा वेतनमान है, और बाकी जो 27 बैंक हैं इन सब में 7वां वेतनमान लगा हुआ है। अच्छा, ये जो बैंक हैं आपके सामने 27 और 6 33 और 2 35 बैंक हैं। वो 3 बैंक अर्थात भिंड, मुरैना और दतिया को इस सूची में लिया ही नहीं गया है। ओके, तो अब हम फिर से अपनी पुरानी स्लाइड पे लौटते हैं और एक चौथा क्वेश्चन है, योग्यता सह विकल्प के आधार पर नियुक्त एक उम्मीदवार, बैंकिंग सहायक की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली, बैंक आवंटन करने के पश्चात क्या एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरण संभव है? इस प्रश्न का उत्तर मैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए छोड़ रहा हूँ। इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हम कल जो शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की उसको इस पॉइंट से शुरू करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी जो आपके सामने लिखा हुआ है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे निश्चित रूप से भेज सकते हैं। आपकी जो भी शंका होगी उसका समाधान पूरा किया जाएगा। और इन 2 इंट्रोडक्टरी क्लासेस के पश्चात, 2 या 3 जितनी भी क्लासेस लगती हैं इंट्रोडक्टरी क्लासेस, इसके पश्चात हम लोग शुरू करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कंप्यूटर नॉलेज की और इंग्लिश की और न्यूमेरिकल एबिलिटी की। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।